बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट स्टार्ट किया है। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 14 करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको कंप्लीटली इस क्वेश्चन की भी समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रॉब्लम नंबर 14 आपने सुहेल अफजल साहब प्लस MRF की बुक ओपन कर लेनी है। क्वेश्चन की रीडिंग करने से पहले आपने 3 चीज़ें लाजमी अपने माइंड में रखनी है। जब भी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन हल करना है तो सबसे पहले बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है, इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इसलिए बनाई जाती है कि फॉर एग्जांपल नेस्ले कंपनी है, उसने अपने अकाउंटेंट को कहा कि ये बताओ इस मंथ के लास्ट में ना हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं। तो उसने ना जिस रजिस्टर्ड से देखा, जिस बुक से देखा, वो बुक कहलाती है कैश बुक। उस कैश बुक के अंदर 3 कॉलम होते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम और तीसरा कॉलम होता है डिस्काउंट का। और उसने बैंक कॉलम के अंदर देखा, सर हमारे बैंक अकाउंट में पैसे 50,000 रुपया पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल उनका जो बैंक है वो है HBL बैंक, वहाँ पर नेस्ले कंपनी ने अपना अकाउंट ओपन करवाया है। तो उसने अकाउंटेंट ने नेस्ले कंपनी को बता दिया कि हमारे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपया पड़ा हुआ है। लेकिन जब नेस्ले कंपनी ने अपने HBL बैंक के मैनेजर से राब्ता किया और पूछा कि हमारे बैंक अकाउंट में यानी कि हमारा बैंक बैलेंस कितना है, हमारे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि सर आपके अकाउंट में 40,000 पड़ा हुआ है, या उन्होंने कह दिया कि आपके अकाउंट में 60,000 पड़ा हुआ है। यानी कि वो अमाउंट जो अकाउंटेंट ने बताई वो अमाउंट एग्जैक्ट नहीं थी मैच कर रही। यानी कि हमारा अकाउंटेंट बता रहा है 50,000 रुपया हमारे बैंक में पड़ा हुआ है, लेकिन बैंक हमारा एक्चुअल में बैंक मैनेजर जो है ना वो कह रहा है हमारे अकाउंट को देखकर कि नहीं सर आपके अकाउंट में पैसा जो है वो कम पड़ा हुआ है 50,000 से, यहाँ ज़्यादा पड़ा हुआ है। दोनों में से कोई भी वो कह सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी अपने अकाउंटेंट को ये कहेगी कि वो रीजंस लिखो, वो वजूहात लिखो जिसकी वजह से ये जो तुम कह रहे हो कि हमारा बैलेंस इतना है और बैंक हमारा कह रहा है कि हमारा बैलेंस इतना शो हो रहा है, वो वजूहात, वो रीजंस लिख के दो एक पेज पर। और उस पेज के ऊपर जिसके ऊपर वो रीजंस लिखता है उसको कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब दूसरी चीज आपने कौन सी माइंड में रखनी है, एक होती है कैश बुक, एक होती है पासबुक। कैश बुक किसे कहते हैं, वो रजिस्टर्ड जो हर मंथ मेंटेन करता है कौन, अकाउंटेंट। उसके अंदर लिखता जाता है कि कंपनी ने इधर इधर पैसा अपना पे किया, यहाँ यहाँ से कंपनी को पैसा आया है। तो वो पूरा एक मंथ का हिसाब रखता है कि हमारे बैंक में इतना इतना पैसा अभी तक डिपॉजिट हो चुका है। और पासबुक किसे कहते हैं, देखो पासबुक का मतलब ये होता है कि जब जो कंपनी नेस्ले कंपनी का HBL बैंक के अंदर जो अकाउंट है ना, वो अकाउंट जिस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के जिस सॉफ्टवेयर में मेंटेन है ना, वो सॉफ्टवेयर एक्चुअल में ना क्या कहलाता है, पासबुक कहलाता है। एक्चुअल में पासबुक कोई हार्ड फॉर्म की सूरत में नहीं अवेलेबल की जाती, इनको अपने कस्टमर को बैंक अवेलेबल नहीं करता इतनी जल्दी, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के अंदर जो अकाउंट होता है उसको पासबुक कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन ये है, आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त ये अपने माइंड में रखना है कि आप किन किन चीज़ों को कब कब आप एंट्रीज को, वो वजूहात जिनकी वजह से बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बन रही है, आपने कब उनको डेबिट करना है, कब उनको क्रेडिट करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तीसरा, जिससे आपका क्वेश्चन जो है सोल्व होता है। आपने याद रखिएगा हमेशा एंट्री को तब डेबिट करना है जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा या तो पहले से इंक्रीज हो, यानी कि बैंक बैलेंस ये नेस्ले कंपनी का या तो पहले से बढ़ा हुआ हो, या किसी ना किसी वजह की वजह से इंक्रीज हो जाए, तो आप उस एंट्री को करेंगे हमेशा डेबिट। और क्रेडिट कब करेंगे एंट्रीज को, जब आपका बैंक बैलेंस या तो डिक्रीज शो हो रहा हो, कम शो हो रहा हो, या किसी ना किसी वजह से कम हो जाए, या एंट्री की वजह से कम हो जाए, तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि प्रॉब्लम नंबर 14 क्या है, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। आपने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है नीचे जितनी भी एंट्रीज दी हुई हैं इनकी मदद से। अच्छा स्टूडेंट्स, पहली एंट्री क्या है, पहली एंट्री है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 दिसंबर 2017 कितना, 10,000। अब आप एक बात बताओ, जब बैलेंस एज पर पासबुक होता है तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है।
अगर पासबुक का बैलेंस उसके आगे कुछ नहीं लिखा होगा डेबिट या क्रेडिट, तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि बैंक अकाउंट पासबुक मतलब बैंक के कंपनी के बैंक अकाउंट में जितना पैसा पड़ा हुआ है बैंक उसको क्रेडिट करता है। क्यों? क्योंकि वो बैंक के लिए लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी कैसे? जिम्मेदारी होता है मुस्तकबिल में जिस बंदे का वो पैसा है ना उसको मुस्तकबिल में कंपनी ने उसको पे करना है। तो अब ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ गया है। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस किसे कहते हैं? ये वो बैलेंस है जो कंपनी ने एज अ लोन दिया हुआ है नेस्ले कंपनी को। तो अब ये पैसा 10,000 रुपया नेस्ले कंपनी को एज अ लोन दिया हुआ है, तो बैंक के लिए ये क्या होगा? बैंक के लिए ये एसेट होगा। कैसे? मुस्तकबिल में बैंक को ये पैसे मिल जाने हैं। किसकी तरफ से? नेस्ले कंपनी की तरफ से। तो एसेट होता है मतलब बैंक में पैसा इंक्रीज हुआ, तो बैंक का पैसा इंक्रीज हुआ है ना, उसका अपना पैसा इंक्रीज हुआ है, तो बैंक इसको डेबिट करेगा। सोल्यूशन में चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, बैंक रिकॉन्सिलेशन का सबसे पहले आप ये फॉर्मेट बनाएंगे। ऊपर क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपने ये डेट लिख देनी है, जो भी डेट होगी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, फिर एज ऑन 31 दिसंबर 2017, फिर 3 कॉलम आप बनाएंगे, एक पार्टिकुलर, दूसरा बनाएंगे डेबिट और क्रेडिट, और तीसरा बनाएंगे अमाउंट का। तो पहले कॉलम के अंदर आप क्या, पार्टिकुलर के अंदर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस क्यों है? मैंने अभी आपसे रीज़न शेयर कर दी है। और इसकी अमाउंट लिखेंगे रुपीज़ के कॉलम में कितनी? 10,000। तो अब हम सेकंड एंट्री की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेकंड एंट्री है बैंक चार्जेस फॉर कलेक्टिंग एन आउट स्टेशन चेक फॉर रुपीज़ 15 वाज अपीयर्ड इन दी पासबुक। अब इस एंट्री का मतलब समझें। बैंक चार्जेस हैं 15 रुपए। बैंक चार्जेस का मतलब क्या होता है? बैंक ने कोई पैसा एज अ चार्जेस काट लिया है, मतलब कोई अमाउंट ना एज अ चार्जेस काट लिया। किसके अकाउंट से? ये नेस्ले कंपनी का अकाउंट से, जो हमने फर्ज किया हुआ है। लेकिन नेस्ले कंपनी के अकाउंटेंट को नहीं बताया कि वो अपनी कैश बुक में इसको रिकॉर्ड कर ले। तो एक बात मुझे बताएं, बैंक ने अपनी पासबुक में उसको रिकॉर्ड कर दिया। तो बैंक ने पासबुक में क्या रिकॉर्ड किया होगा? पैसा काटा है। तो वो नेस्ले कंपनी का जो 10,000 मौजूद है उसके अकाउंट के अंदर, बैंक के अकाउंट के अंदर, बैंक के अंदर है उस नेस्ले कंपनी के अकाउंट के अंदर, तो उसमें से ये 15 रुपीज काटे हैं ना, तो उसका बैलेंस डिक्रीज हुआ होगा कि इंक्रीज हुआ होगा? बैलेंस डिक्रीज हुआ होगा ना। तो बैलेंस जब भी डिक्रीज होगा ना, आप उसको क्रेडिट करेंगे। सोल्यूशन में चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब सेकंड नंबर एंट्री आप क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस, और इसको पार्टिकुलर में लिखा, और डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में आप लिख देंगे क्रेडिट, और रुपीज़ के कॉलम में लिख देंगे 15। अब ऊपर वाला साइन है क्रेडिट डेबिट का, नीचे वाला साइन है क्रेडिट का। तो साइन ऑपोजिट हो ना, तो हमेशा आप माइनस करेंगे। चाहे ऊपर डेबिट हो जाए नीचे क्रेडिट हो जाए, चाहे ऊपर क्रेडिट हो जाए नीचे डेबिट हो जाए, तो माइनस ही करेंगे आप। तो 10,000 में से माइनस किया 15 रुपए, तो आपके पास आता है 9,985 रुपीज़, और साइन बड़ी अमाउंट का यूज करेंगे जो कि है डेबिट साइन। अब एंट्री नंबर 3 चलते हैं। अब एंट्री नंबर 3 देखते हैं। इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक फॉर हाफ ईयर डेबिटेड इन दी पासबुक ₹550 डेबिटेड इन दी पासबुक ओनली। समझिएगा बात को। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि जो लोन दिया है ना, ओवरड्राफ्ट का मतलब है लोन देना। बैंक ने जो लोन दिया है इसके ऊपर उसने इंटरेस्ट काटा है। कभी कभी बैंक ने लोन दिया है, वो इंटरेस्ट ऊपर रिसीव भी कभी 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 करेगा नहीं ना, इंटरेस्ट काटेगा ना, काटेगा, वो चार्ज करेगा। बैंक कहेगा भाई ये जो तुझे 10,000 रुपए का इंटरेस्ट सॉरी लोन दिया है ना मैंने तुझे 10,000 रुपए का, वो जो पहली एंट्री में ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक है, उसके ऊपर मैं तेरा साल पूरे साल नहीं, मैं हाफ ईयर का ना 550 रुपए तुझसे रिसीव करूंगा। तो मतलब काटूंगा, तेरे बैंक अकाउंट में से काट लूंगा, यानी कि ये जो तेरे पैसे मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं ना, इसमें से मैं अपना इंटरेस्ट काट लूंगा। सिंपल सी बात ये है इसका मकसद। तो ऐसी सिचुएशन में बताएं, वो कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? ऑफ कोर्स बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, तो आप इसको क्रेडिट करेंगे। सोल्यूशन में चलते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब आप पार्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे, आप इसको करेंगे क्रेडिट, क्योंकि बैलेंस डिक्रीज हो रहा है बैंक के अकाउंट के अंदर नेस्ले कंपनी का। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ नेस्ले कंपनी की, और अमाउंट में लिख देंगे 550 रुपीज़। अब ऊपर वाला साइन देखें 9,985 के साथ है डेबिट साइन, 550 रुपीज़ के साथ है क्रेडिट साइन। तो माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगी 9,435 रुपीज़, और साइन कौन सा आएगा? जो कि बड़ी रकम के साथ है डेबिट का साइन। अब हम अपनी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री देखें, 2 चेक्स फॉर रुपीज़
5,000 and 10,000 paid in to the bank for 30th दिसंबर 2017 वर नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। यानी कि ये दो चेक थे, आप किस डेट तक बना रहे हैं? 31 दिसंबर 2017 तक, याद रखिएगा, आप बीआरएस बना रहे हैं, डेट के ऊपर आपने गौर करना है। 30 दिसंबर 2017 तक दो चेक थे, एक 15,000 का, एक 10,000 का, यानी कि टोटल अमाउंट होगी 25,000। वो 30 दिसंबर 2017 को जाकर ना बैंक में जमा हुए, लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट ही नहीं किया। क्रेडिट करने का मतलब समझें, मतलब एक हमारा कस्टमर था, उसने हमें पैसे दिए, मतलब नेस्ले कंपनी को पैसे दिए। नेस्ले कंपनी ने ना 31 दिसंबर से पहले ना अपने ये जो दो चेक थे ना 25,000 के, 15,000 और 10,000 को जमा किया। ये 31 दिसंबर से पहले उनके बैंक अकाउंट में तो अगर ट्रांसफर हो जाते ना तो फिर तो बिल्कुल ठीक बात थी, लेकिन अब ये 31 दिसंबर से पहले हमने बैंक में जमा तो करवा दिए, लेकिन बैंक वाले ने वो हमारा पैसा क्रेडिट ही नहीं किया। मतलब वर नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक का मतलब ये होता है कि बैंक वाले ने अभी हमारे पैसे को अंदर जमा नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया, यानी कि हमारा बैंक के अंदर जो अकाउंट है ना उसके अंदर पैसे नहीं डाले, यानी कि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ अभी तक 31 दिसंबर 2017 तक। तो अब क्या होगा, क्या शो हो रहा है हमारा बैंक बैलेंस? इसका मतलब है अभी तक वो डिक्रीज बैलेंस शो कर रहा है, कम बैलेंस शो कर रहा है, तो आप इसको क्रेडिट करेंगे। सोल्यूशन में चलते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब ये क्या है, अनक्रेडिटेड चेक के पार्टिकुलर्स में आप इसको ये नाम देंगे और आगे डेबिट और क्रेडिट में लिख देंगे सीआर और अमाउंट में लिख देंगे 25,000। अब ऊपर वाली डीआर अमाउंट क्या है, 9,435 रुपीज, नीचे वाली सीआर अमाउंट है 25,000। तो अब मुझे बताएं, माइनस होगा ना, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर डीआर है नीचे सीआर है, अगर ऊपर सीआर नीचे डीआर भी हो तो फिर भी माइनस ही होना है। अब माइनस बहुत से स्टूडेंट्स 9,435 रुपीज में से 25,000 को माइनस करने बैठ जाते हैं स्टूडेंट्स। नीचे वाली 25,000 बड़ी रकम है, ऊपर वाली 9,000 समथिंग है, तो आपने पहले कैलकुलेटर पर 25,000 लिखने के बाद उसमें से माइनस करना है आपने 9,435 रुपीज, तो आपके पास आंसर आएगा 15,565 रुपीज। और साइन कौन सा आएगा, बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो है 25,000 के सामने जो साइन लिखा हुआ है सीआर। अब हम अपनी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब अपनी लास्ट एंट्री देखें। टू चेक्स ऑफ रुपीज 2,100 एंड 8,000 इशूड issued in December 2017 had not been presented at the bank during the month। कहने का मतलब क्या है कि दो चेक हैं, कितने के, एक अमाउंट है 2100, एक अमाउंट है 8,000, दोनों को जमा करेंगे टोटल आएगा 10,100, 10,100 रुपीज। वो ना इश्यू किए थे दिसंबर के मंथ में, उसने डेट नहीं आगे कही, कहता है दिसंबर के मंथ में इश्यू किए थे, लेकिन बैंक ने ना उस बैंक में वो प्रेजेंट ही नहीं हुए, दिसंबर के मंथ में, यानी कि ड्यूरिंग द मंथ का मतलब है इस दिसंबर के मंथ के दौरान। इशूड का मतलब क्या होता है, इशूड का मतलब होता है आपने ना, देखो ये इस तरह आपने समझनी है इन चीजों को, जैसे मैं कह रहा हूं, आपका कोई क्रेडिटर था, नेस्ले कंपनी का कोई क्रेडिटर था, उसको पैसे देने थे, वो आया नेस्ले कंपनी के पास, नेस्ले कंपनी का देखो दो चेक तुम्हें देते हैं, एक 2100 का, एक 8,000 का, दोनों को ले जाओ हमारे बैंक के पास और जाकर हमारे अकाउंट से ले लो, पैसे ले लो। तो उसने जो दो चेक काटे थे ना नेस्ले कंपनी ने, वो दिसंबर के मंथ के काटे थे, लेकिन मतलब डेट लिखी ना चेक के ऊपर दिसंबर के मंथ की, लेकिन वो जो क्रेडिटर था ना, जो वेंडर था, वो बंदा जो है ना, वो दिसंबर के मंथ में उसने वो दोनों चेक बैंक में लेकर गया ही नहीं। प्रेजेंट करने का यही मतलब होता है, उसने जाकर प्रेजेंट ही नहीं किए, बैंक को दिखाए ही नहीं, तो दिखाई नहीं तो मुझे बताएं, बैंक क्या उसको पैसे काटेगा, सॉरी, बैंक क्या उसको पैसे देगा? पैसे देता तो हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज होता ना। तो अब इस मंथ के अंदर, हाँ नेक्स्ट मंथ की बात नेक्स्ट मंथ में करेंगे, क्या पता वो नेक्स्ट मंथ चले जाए, लेकिन इस मंथ के अंदर अभी वो नहीं गया हमारा क्रेडिटर हमारे बैंक वाले के पास, और हमारे बैंक अकाउंट में से पैसे नहीं कटे, तो इसलिए अभी तक हमारा जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज ही शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डेबिट करेंगे, जो कि अनप्रेजेंटेड हमारे चेक होते हैं। सोल्यूशन में चलते हैं।
अच्छा तो स्टूडेंट्स अब आपने पार्टिकुलर्स के अंदर क्या लिखना है, आपने पार्टिकुलर्स के अंदर लिखा है अन परसेंटेज चेक। डेबिट एंड क्रेडिट में क्या लिखेंगे, डीआर, क्योंकि मैंने आपको अभी इसका कंसेप्ट बता दिया। और अमाउंट में लिखेंगे 10,100 रुपीज। अब ऊपर साइन क्या है, सीआर का, नीचे साइन क्या है, डीआर का। तो साइन ऑपोजिट है, चाहे ऊपर डीआर हो नीचे सीआर हो जाए, चाहे ऊपर सीआर है नीचे डीआर हो जाए, जो कि अभी इस सिचुएशन में है, तो आपने माइनस ही करना है। तो सीआर की अमाउंट कितनी है, 15,565 रुपीज, उसमें से माइनस कर देना है आपने 10,100 रुपीज, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 5,465 रुपीज। और बड़ी रकम का साइन कौन सा है, सीआर, वो लगा देना आपने। अब इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं है, तो आप इसी अमाउंट को क्या कहेंगे, आप इसी अमाउंट को कहेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। क्यों, क्योंकि अभी ऊपर साइन सीआर का नजर आ रहा है ना। जब आप इसको रिवर्स करेंगे ना, जब आपने बैलेंस एज पर कैश बुक लिखना होता है ना नीचे, तब आपने इसको रिवर्स करके साइन को लिखना है। सीआर आ रहा है ना, तो आपने इसको डीआर करके इस अमाउंट के आगे लिख देना है। डीआर 5,465 रुपीज, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जवाब हो जाएगा। लेकिन इसके साथ सर ओवरड्राफ्ट क्यों लिखा है, क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक भी आपको ओवरड्राफ्ट दिया हुआ था, कितना, 10,000। जो जवाब आएगा ना, वो भी बैलेंस एज पर जो कैश बुक आप लिखेंगे उसके साथ आप ओवरड्राफ्ट लिखेंगे। और ये आ भी रहा है देखो डेबिट, तो डेबिट बैलेंस जो होता है ना, वो कैश बुक का, वो क्या होता है, वो आपका जो है ना ओवरड्राफ्ट बैलेंस ना कहलाया जाएगा। क्योंकि ऊपर ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो है वो एज पर पासबुक क्या है, ये आपका मतलब एज पर पासबुक ऊपर दिया हुआ है, तो आप नीचे भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर क्या लिखेंगे, एज पर कैश बुक लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी इस क्वेश्चन की। अगर फिर भी आपको कोई इशू है, कोई क्यूरी है, कोई आपको प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस के अंदर, तो लाजमी डिस्कस कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।